प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 1 दो बेलों की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को कहानी विधा में लिखा गया है। वह इसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार थे। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो हिंदी साहित्य रूपी उपवन में अनेक लेखक रूपी फूल खिले, किंतु इस उपवन में प्रेमचंद नामक फूल ने अपनी खुशबू से सारे उपवन को महकाया। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। वह इनके प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि आदि। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनके साहित्य में मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव तथा मुहावरेदार है। ये तो था प्रेमचंद के बारे में एक छोटा सा परिचय। अब एक छोटा सा परिचय कि दो बेलों की कथा कहानी में प्रेमचंद ने क्या कहा है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में पारंगत है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, स्वतंत्रता का महत्व सबके लिए समान है। स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े, संघर्ष भी करना पड़े तो बिना हिचकिचाए संघर्ष करना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है। दो बेलों की कथा के माध्यम से लेखक ने अपने यही विचार समाज के समक्ष रखे हैं। स्वतंत्रता से प्रेम के अतिरिक्त यह कहानी मनुष्य व जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर प्रेम व संबंध का भी सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। कहानी प्रारंभ करने से पहले कहानी के पात्रों का परिचय। कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं, हीरा, मोती व जूरी। हीरा व मोती दोनों बेल हैं व जूरी इन दोनों बेलों का मालिक है। हीरा व मोती पछाई जाति की सुंदर, सुडौल व मेहनती बैल है। उनमें से हीरा सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र व नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल है। मोती शक्तिशाली है, काम में होशियार है, परंतु अत्याचार के प्रति विद्रोही स्वभाव रखता है। वह भी परोपकारी, दयालु, त्यागी तथा सच्चा मित्र है। इनका मालिक जूरी परिश्रमी किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला तथा बेलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला एक अच्छा इंसान है तथा परोपकारी स्वभाव का है। कहानी के कुछ अन्य पात्र है। जूरी की पत्नी, वो गुस्से वाली है, जानवरों से अत्यधिक आत्मीयता या लगाव उसे नहीं है। जूरी की पत्नी का भाई गया स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोधी तथा पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु है। इनके अतिरिक्त गया के बड़े भाई भेरों की लड़की है। वह दयालु है, परोपकारी, शांत एवं गंभीर प्रकृति की लड़की है। सौतेली माँ की प्रताड़ना सहन करने के कारण बेलों के प्रति उसके मन में आत्मीयता होती है। इनके अतिरिक्त एक दरियल कसाई बताया गया है जो अत्यंत क्रूर एवं कठोर स्वभाव का व्यक्ति है। बेलों को मार कर बेचने के लिए उन्हें नीलामी में खरीदता है। वह बेलों के जूरी के पास भागकर जाने पर अत्यंत झुंझला जाता है। अब कहानी प्रारंभ होती है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ यानी अव्वल दर्जे का बेवकूफ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता
अर्थात बिना किसी विरोध के सब कुछ सहन कर लेना, उसके कारण उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय तो नहीं किया जा सकता। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी मानने का शायद यह कारण है कि वह बहुत सीधा और सहनशील होता है और उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। लेखक का मानना है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। अमेरिका में भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक कहते हैं, गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई है जिसे बेल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। जूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस अर्थात फुर्तीले, दिल में ऊंचे अर्थात उनकी लंबाई अच्छी थी। बहुत दिनों से दोनों साथ साथ रहते, इसलिए दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों जब भी आमने सामने बैठे होते या आसपास बैठे होते, एक दूसरे से मूक भाषा में अर्थात मौन वाणी में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें मूक भाषा में बात करने की ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे अर्थात हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर चाट चूट कर अपनी थकान मिटाते। वह दोनों एक साथ ही नान में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे, अर्थात लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा स्नेह हो गया और वे साथ साथ ही खाते और साथ साथ ही खेला करते थे। संयोग से एक बार जूरी ने दोनों बेलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेलों को ऐसा लगा कि जूरी ने उन्हें बेच दिया है और उन्हें उनका बेचा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में जूरी के साले को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़ लिए। पगहे अर्थात जिस रस्सी से दोनों बेलों को बांधा गया था, दोनों ही बेलों को बड़ी मजबूत रस्सी से बांधा गया। फिर भी दोनों ने जोर लगाकर उस रस्सी को तोड़ डाला और रात को जब दोनों सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पगहे को तोड़कर प्रातःकाल तक वापस जूरी के पास पहुंच गए। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बेल चन्नी पर खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव अर्थात रस्सी लटक रही है। घुटने तक दोनों के पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जूरी बेलों को देखकर अत्यधिक गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। बालकों में से किसी ने अपने घर से रोटी लाकर उन्हें खिलाई, किसी ने गुड़, किसी ने चोकर और किसी ने भूसी देकर उनका अभिनंदन किया। बेलों के लौट आने से जूरी तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ, परंतु जूरी की पत्नी अत्यधिक क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बेलों को सूखा चारा डाला। बेल चारा खाए तो कैसे? जूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने बेलों को खली देने से मना कर दिया। बच्चों, हमने पढ़ा हीरा और मोती दोनों बेलों को जूरी ने अपने साले गया के साथ अपने ससुराल भेज दिया, किंतु उन्हें वहां परायापन लगा तथा वहां से वे दोनों रस्सी तोड़ भागकर पुनः जूरी के पास आ गए।
उन्हें देखकर जूरी तो अत्यंत गदगद होकर उन्हें स्नेह से सहलाने लगा, किंतु जूरी की पत्नी को अपने भाई के यहाँ से बेलों का इस तरह से भागकर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह अत्यधिक क्रोधित हुई और उसने दंड के तौर पर बेलों को केवल सूखा चारा खाने को दिया। कहानी में आगे दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों बेलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती, जो स्वभाव से थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था, उसने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा, जो स्वभाव से सहनशील था, उसने उसे संभाल लिया। शाम होते होते घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। फिर वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया गया। वह गया ने अपने दोनों बेलों को खली व चुनी सब कुछ दी। इससे दोनों बेलों के, हीरा व मोती के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने नाम की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, परंतु दोनों बेलों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा और उसने हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर कर दिया। गले में यदि बड़ी बड़ी रस्सियां न बंधी होती तो दोनों गया के पकड़ में कभी न आते। गया 2 आदमियों को लेकर, हाथों में लाठियां लेकर हीरा और मोती को पकड़ने आया। मोती ने हीरा को कहा कि क्यों न इनको मजा चखाया जाए, परंतु हीरा ने उसे मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया और गया दोनों बेलों को पकड़कर ले चला। दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे और घर के अन्य लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, परंतु दोनों का हृदय प्रेम के भोजन से तृप्त हो गया। लड़की भेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बेलों से एक प्रकार से उसे आत्मीयता हो गई थी। इस प्रकार दोनों बैल दिन भर खेत में जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को फिर उसी स्थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2-2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की इतनी बरकत थी कि 2-2 घाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों बेल दुबले न होते थे। छोटी लड़की के प्रेम से दोनों की आत्मा तृप्त रहती थी। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भेरों की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे औरत जात पर सींग चलाने संबंधी नीति की बात कहकर मना कर दिया। दोनों बेलों के रोम रोम में धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता जा रहा था। जब अत्याचार असहनीय हो उठा तो एक दिन मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा कि अब तो मुझसे ये सारी बातें सहन नहीं होती। तब दोनों बेलों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तभी घर का दरवाजा खुला और वह लड़की बाहर आ गई। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटना प्रारंभ किया। उस लड़की ने उनके माथे सहलाए और बोली, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। भेरों की बेटी ने रस्सी खोल दी। वे बच्ची के स्नेह के कारण पहले न भागे, पर बच्ची शोर मचाने लगी, फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। तब वे दोनों भाग खड़े हुए। गया हड़बड़ाता हुआ घर से बाहर आया और बेलों को पकड़ने चला, परंतु दोनों बेल भाग गए। गया ने बहुत पीछा किया, परंतु बेल बड़े तेजी से भागे। गया ने शोर मचाया, गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर गया, परंतु दोनों बेलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि वो मार्ग से भी भटक गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ कोई पता नहीं था। अब वे एक अनजान रास्ते पे थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चनने लगे। रह रह कर यह भी देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब दोनों का पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया। वह मस्त होकर उछलने कूदने लगे।
पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिरते गिरते बचा। तब हीरा को भी क्रोध आया, वह संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने क्या देखा कि खेल खेल में कहीं झगड़ा न हो जाए, तो वह किनारे से हट गया। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए कि अब मुकाबला कैसे करें। दोनों उस सांड को देखकर काफी डरे। फिर दोनों ने मुख भाषा में विचार किया कि अब तो कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा। तब हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि यह जो सांड है यह घमंड में फूला हुआ है, यह हमारी आरजू व विनती नहीं सुनेगा। तब मोती ने कहा, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें। परंतु हीरा ने कहा कि भागना तो कायरता है। तो फिर मोती ने कहा, तो फिर कोई उपाय सोचो कि हम इसका सामना कैसे करें। तब हीरा ने कहा कि उपाय तो यही है कि उस पर हम दोनों एक साथ हमला करें। मैं आगे से हमला करता हूँ, तुम पीछे से हमला करो। दोहरी मार पड़ेगी तो यह भाग जाएगा। वह मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों ने अपनी योजना तैयार की और दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर सांड की तरफ लपके। सांड को भी इकट्ठे शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था, वह तो सिर्फ एक शत्रु से ही लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उस ओर से हमला कर दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे इस तरह का कोई अवसर नहीं दे रहे थे। एक बार तो सांड ने गुस्सा करके हीरा का अंत कर देने की सोच ली, परंतु मोती ने बगल से आकर सांड के पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों विजय के नशे में झूमते चले गए। मोती ने फिर अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि इस बच्चे को यहीं मार डालूं। परंतु हीरा ने उसकी बात का तिरस्कार करते हुए कहा कि गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए। बाद में दोनों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। फिर हीरा ने कहा कि अब घर कैसे पहुंचेंगे। तो मोती ने कहा, पहले कुछ खा लें, फिर घर के बारे में सोचेंगे। सामने ही मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा बराबर मना करता रहा, परंतु मोती ने उसकी एक न सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और मोती को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, किनारे पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, मिट्टी गीली थी तो उसके खुर जो है वो कीचड़ में धंसने लगे। वह वहां से भाग नहीं पाया और खेत के रखवालों ने उसे पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि मेरा साथी संकट में है तो वह भी लौट पड़ा कि फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों को पकड़कर प्रातःकाल कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। हमने पढ़ा कि हीरा और मोती दोनों बेलों ने मिलकर किस तरह से खूंखार व अपने से मजबूत सांड का मुकाबला मिलकर किया और यह सिद्ध किया कि एकता में शक्ति होती है। आगे चलने पर मटर के खेत में गए और वहां के रखवालों द्वारा पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि पूरा दिन बीत गया और खाने को उनको एक भी तिनका नहीं मिला। उन्हें लगा कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था जो खाने को सूखा भूसा तो दे रहा था। उनके साथ कई भैंसे, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे भी थे जिनके सामने भी कोई चारा न था और सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। सभी इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाकर ताकते रहे, पर उन्हें कोई भी चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों मित्रों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, परंतु इससे दोनों को संतुष्टि नहीं हुई। रात को भी उन्हें भोजन नहीं मिला। तब हीरा के दिल में भी विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और उसने मोती से कहा कि मोती, अब तो मुझसे नहीं रहा जाता। तब मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। हीरा ने कहा कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ता गया और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। परंतु इतने में ही कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का इस तरह से उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांधकर चल दिया।
मोती ने पड़े पड़े ही हीरा से कहा, क्या मिला, मार खाई? परंतु हीरा ने कहा कि कोई बात नहीं, मार भले ही खाई परंतु मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। मोती ने कहा, ऐसा प्रयास किस काम का कि उससे और बंधन पड़ जाए? तो हीरा ने कहा कि चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए परंतु मैं स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे अपनी जान से भी हाथ धोनी पड़े तो मुझे उससे भी कोई परवाह नहीं है। उसकी बात सुनकर मोती की भी हिम्मत बढ़ी और उसने भी उठकर दीवार पर सींग मारना प्रारंभ किया। फिर थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो ही मोती की हिम्मत बढ़ी और वह दीवार में सींग लगाकर जोर जोर से मारने लगा। आखिर कोई 2 घंटे के प्रयास से दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दोगुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि सभी अधमरे से जानवरों में एकदम से जान आ गई। तीनों घोड़ियां वहां से भाग निकली, फिर बकरियां निकल गई, भैंसें भी खिसक गई, परंतु गधे वहां ज्यों के त्यों खड़े हो गए। हीरा ने उन्हें जाने के लिए कहा परंतु उन्होंने कहा कि यदि हम फिर पकड़ लिए जाएं, ये कहकर वह वहां से नहीं भागे। आधी रात बीत गई परंतु दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लग गया। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद हम फिर कहीं मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि हीरा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम तुम दोनों इतने दिन साथ रहे, आज तक जब तुम मुसीबत में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह दीवार तुमने ही तोड़ी है। तो मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए यदि मुझे मार भी पड़ती है तो कोई चिंता नहीं। हाँ, मेरे दीवार तोड़ने से इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वे मुझे आशीर्वाद देंगे। ये बात हीरा के परोपकारी स्वभाव, मोती के परोपकारी स्वभाव को इंगित करती है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अपने मित्र के पास आकर सो गया। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार अपने अन्य कर्मचारियों के साथ वहां आए और ये सब देखकर उनमें खलबली मच गई और बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। कारण मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उनके सामने नहीं डाला। हाँ, दिन में एक बार उन्हें पानी पिला दिया जाता था और यही उनके जीने का आधार था। दोनों मित्र इतने कमजोर और दुर्बल हो गए कि उनसे उठा नहीं जाता था, उनकी हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को बाहर निकाला गया पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार नहीं था। अचानक एक दड़ियल दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कूलों में उंगली भोंककर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। उन्हें लगा कि अब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी भी उनकी चाल धीमी होती तो वह उन्हें डंडे मारने लग जाता। राह में घाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब। किसी को चिंता नहीं कि हीरा और मोती दोनों बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। हार में चढ़ने वाले पशु और हीरा मोती के जीवन में यही अंतर था कि बेचारे हीरा मोती मृत्यु के मुख में जाने वाले थे और हार में चढ़ते पशु पूर्ण स्वतंत्रता से आनंदमय जीवन बिता रहे थे। हीरा मोती भूख प्यास से अत्यंत बेहाल थे। वे कसाई के हाथों मृत्यु के मुख में जाने वाले थे, लेकिन उन्हीं के भाई बंधु हार में चढ़ने वाले घाय बैलों को उनकी दुर्दशा की कोई चिंता नहीं थी। वे उनको संकट से बचाने के बजाय मस्ती से खा पी रहे थे और स्वतंत्र विचरण कर रहे थे। इसी कारण हीरा मोती को वे स्वार्थी लग रहे थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतवासियों का व्यवहार भी बहुत कुछ ऐसा ही था। हीरा मोती जैसे स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले देशभक्तों को अत्याचार सहने पड़ रहे थे और दूसरी ओर स्वतंत्रता का मूल्य न समझने वाले लोग थे जो सुख सुविधाएं भोगने में मस्त थे। उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों की कोई चिंता नहीं थी।
अचानक राह पर चलते चलते हीरा मोती को मालूम हुआ कि अरे यह तो परिचित राह है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही घाव उन्हें मिलने लगे। पल पल उनकी चाल तेज होने लगी। यह देखकर उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ओ यह लो, अपना ही आरा गया। इसी कुएं पर हम पूर चराने आया करते थे, यही कुआं है। अर्थात उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना गढ़ निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। दोनों बैल मस्त बछड़ों की भांति कुलेल करने लगे। कसाई उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली तो जूरी ने कहा कि यह तो मेरे बैल हैं। दड़ियल ने कहा, मैं तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके लेकर आ रहा हूँ, ये तुम्हारे बैल कैसे हुए? तब जूरी ने कहा कि ये दोनों बैल मेरे पास मेरे साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये मेरे बैल हैं। अगर तुमने ज्यादा इन्हें पकड़ा तो मैं तुम्हारी जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। ये मेरे बैल हैं कि ये मेरे पास खड़े हुए हैं, ये इस बात का सबूत है। दड़ियल जबरदस्ती उन बैलों को ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में जूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार इस कहानी में मुख्य नायक हीरा और मोती के द्वारा स्वतंत्रता का महत्व समझाते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिम्मत न हारने का संदेश दिया गया। दोनों बैलों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। साथ ही कई नैतिक मूल्यों जैसे घिरे हुए शत्रु पर वार न करना, स्त्रियों पर हमला न करना, प्रत्येक परिस्थिति में मित्रता निभाना आदि का ध्यान रखा। काफी संघर्ष के बाद अंत में दोनों अपने घर, अपने मालिक जूरी के पास लौट आए।